हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम जो पढ़ रहे थे वो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की। और इसमें जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम वो है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के मेथड कौन कौन से और किस प्रकार से ये कैलकुलेट होता है। नेशनल इनकम होता क्या है, मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि नेशनल इनकम किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उस देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित की गई कारक आय को, यानी फैक्टर इनकम को हम कहते हैं नेशनल इनकम। इंग्लिश में कहा जाए तो फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री विद द नेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो वो कहा जाता है नेशनल इनकम। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा जब मैं चैप्टर थियोरेटिकली पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेथड्स पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के। मैंने आपको बताया था कि इसके 3 प्रकार के मेथड होते हैं। जो पहला मेथड होता है वो होता है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा मेथड होता है इनकम मेथड, तीसरा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 मेथड हमने पढ़ने हैं। पहला मेथड जो है मैंने उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाया था, उसकी डेफिनेशन भी लिखाई थी और फॉर्मूला भी लिखवाया गया था। फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था कि पहले मेथड के अंदर जिसमें वैल्यू एडेड मेथड है उसके अंदर वैल्यू एडेड निकलता है। वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? वैल्यू एडेड निकालने का फॉर्मूला पिछले वीडियो में भी आपको मिलेगा। वैल्यू एडेड जो निकलेगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकलेगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड जो निकलेगा, इसे कई बार वैल्यू एडेड भी लिखते हैं, तो मैंने पिछले फॉर्मूले में वैल्यू एडेड ही लिखा है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी उत्पाद का मूल्य। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं, प्रोडक्शन भी कहते हैं इसे, माइनस कर देते हैं आप इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर गुड्स कह लीजिए। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कभी कभी आपको दिया नहीं रहता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यदि नहीं दे रखा है तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगा सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। कभी कभी इन दोनों को देने की बजाय वो दे देते हैं चेंज इन स्टॉक। यदि चेंज इन स्टॉक उन्होंने दे दिया है तो ना तो आप क्लोजिंग स्टॉक लेंगे ना ही ओपनिंग स्टॉक लेंगे, क्योंकि दोनों का नेट फिगर आपके पास है ना, चेंज इन स्टॉक। यदि इन दोनों का नेट फिगर चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को ना लेके सिर्फ आप चेंज इन स्टॉक ले लेंगे। कभी कभी सेल्स नहीं दिया रहता, तो सेल्स का क्या मतलब है? सेल्स का मतलब 2 चीजें हैं, या तो डोमेस्टिक सेल्स, देश के अंदर ही सेल हुआ होगा, या फिर एक्सपोर्ट, देश के बाहर आपने बेचा होगा। तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो ये सेल्स आएगी। ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर भी 2 चीजें आती हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आता है परचेज, जितना आपने खरीदा। अब परचेज के अंदर 2 होंगे परचेज, या तो होगा डोमेस्टिक परचेज या फिर होगा इंपोर्ट, यानी विदेशों से खरीदा। तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी? आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूं जो कि टी.आर. जैन की किताब में है। सवाल क्या है, उससे पहले मैं आपको वैसे ही एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि आपके लिए बेनिफिशियल हो। लीजिए, ध्यान देंगे, अब फटाफट आप करेंगे मेरे साथ। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास डोमेस्टिक सेल है रुपीज 500 करोड़ का। हमारे पास एक्सपोर्ट है रुपीज 200 करोड़ का। हमारे पास डोमेस्टिक परचेज है रुपीज 300 करोड़ का। और हमारे पास इंपोर्ट है रुपीज 100 करोड़ का। हमारे पास चेंज इन स्टॉक भी है
चेंज इन स्टॉक कितना है, तो चेंज इन स्टॉक है हमारे पास 50 करोड़ का। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा गया कि आप बताइए ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या बनेगा। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड आपको निकालना है कि कितना बनेगा। फटाफट आप ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालिए और निकाल के ट्राई कीजिए कि क्या आपका जो आंसर है मेरे आंसर से मैच करता है। अब इसके निकालने के लिए आपको चाहिए टाइम, तो आप अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मैं कैसे निकालता हूं इसको बता दूं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है। ग्रॉस वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कहीं दे रखा है इन्होंने, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा होता है तो हम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर लेते हैं, है ना। चेंज इन स्टॉक जितना होता है वो सेल्स के अंदर प्लस कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है तो उसे हम कर सकते हैं कि सेल्स में चेंज इन स्टॉक जोड़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें से माइनस कर सकते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, आइए सेल्स भी नहीं दे रखा है तो हमें पता है कि डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो सेल्स होता है। तो 500 प्लस 200 ये आपका सेल्स है। चेंज इन स्टॉक इन्होंने दे रखा है 50 माइनस इंटरमीडिएट गुड्स वो भी नहीं दे रखा है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो होता है डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट को जोड़ देते हैं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो वो कितना है 400 कीजिए, 5 2 750 माइनस में 400 350 करोड़ रुपए की क्या ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, हो गया। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, ये देख सकते हैं आपकी क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन TR जैन की किताब से एग्जाम्पल नंबर 1 है और इसमें मुझे ग्रॉस वैल्यू एडेड और वैल्यू एडेड निकालना है, जो वैल्यू एडेड मेथड से ही निकाला जाएगा। मैं इसे पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या लिखा हुआ है और फिर सवाल भी करवाऊंगा। क्या है सवाल? सवाल कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डाटा, जो डाटा इसके अंदर दिया हुआ है अबाउट एन इकोनॉमी, किसी अर्थव्यवस्था के बारे में, विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 फर्म, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही फर्म है पूरी अर्थव्यवस्था में, यानी 2 ही फर्म काम कर रही है पूरी अर्थव्यवस्था में, फर्म ए और फर्म बी। तो इन दोनों फर्मों का ही हमें अलग अलग वैल्यू एडेड निकालना है, जो कि पहला पार्ट कहता है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए और दूसरा पार्ट और फर्म बी। दूसरा पार्ट कहता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, यानी टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड बताइए दोनों फर्मों का, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी बताइए। ठीक है, चलिए मैं एक छोटी सी चीज जो पहले वाले चैप्टर्स में है जिनको मैं बता चुका हूं, उसमें मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूं कि कुछ चीज़ें जो आपको चेंज करनी पड़ती है, जैसे यदि आप नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं तो ग्रॉस आता है, और यदि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो नेट आता है। ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, यदि मार्केट प्राइस है या निकालना है मार्केट प्राइस, तो उसे हमें फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना पड़ेगा तो मार्केट प्राइस आएगा, और फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना पड़ेगा।
ये दूसरी चीज हो गई आपको याद करने वाली। तीसरी चीज, यदि नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में NFIA ऐड कर देना चाहिए। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और यदि आपको डोमेस्टिक निकालना है तो नेशनल में से NFIA माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। जब तक ये नोट नहीं करेंगे तब तक मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो क्वेश्चन नहीं होगा। 1 जो क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा था अभी, ये TR जैन की किताब से है और ये TR जैन की किताब से एग्जाम्पल नंबर 1 है जो नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। सवाल क्या कहता है? ए पार्ट कि हमें वैल्यू एडेड निकालना है कि कितना वैल्यू एडिशन किया गया है। वैल्यू एडेड सिर्फ एक फर्म का नहीं, दोनों का निकालना है, ए का भी और बी का भी। तो पहले बात करते हैं वैल्यू एडेड किसका? ए का, कि ए का वैल्यू एडेड कितना आएगा। तो ए का वैल्यू एडेड के लिए क्या चाहिए कि ए ने कितना वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ए का वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट कितना है, यानी कैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दे रखा हो तो ठीक है, यदि नहीं दे रखा हो तो हमें उसका सेल जोड़ना पड़ेगा। लीजिए, सेल बाय फर्म ए ने कितना सेल किया है? 100। तो सेल बाय फर्म ए, ये जोड़ेंगे। उसके बाद सेल के बाद हम क्या करते हैं? उसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ते हैं। तो चेंज इन स्टॉक ए का, क्लोजिंग स्टॉक कितना है ए का? 20, वो जोड़ देंगे आप और माइनस करेंगे ओपनिंग स्टॉक ए का। ठीक है, तो ये जो चीज आई है ये क्या आया है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब मुझे इसमें से माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है परचेज या फिर इंपोर्ट, डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट। देखते हैं कि ए ने कहाँ से खरीदा है। दूसरा पॉइंट यदि आप पढ़ें तो परचेज फ्रॉम बी बाय फर्म ए, ए ने खरीदा है किससे? बी से। कितने का खरीदा है? 40 का। ठीक है, तो परचेज फ्रॉम बी से खरीदा है। उसके बाद आगे यदि हम बढ़ें तो और कुछ भी नहीं है जो ए ने खरीदा हो। ए ने कहीं पे कुछ नहीं खरीदा है, सिर्फ एक ही चीज खरीदी है, वो परचेज किया गया है बी से ए के द्वारा 40। लीजिए, जोड़िए, सेल बाय फर्म ए, फर्म ए ने कितने का माल बेचा है? 100 का। प्लस कीजिए क्लोजिंग स्टॉक किसका? ए का 20, माइनस कीजिए ओपनिंग स्टॉक किसका? ए का 25, माइनस कीजिए जितना इसने परचेज किया है। कितना परचेज किया है? 40। अब बताइए कितना आया? 120 और माइनस 65, 55 लाख। तो ये आपका फर्म ए का जो वैल्यू एडेड है वो निकल के आया है। फर्म बी का भी वैल्यू एडेड हम निकाल लेते हैं। फर्म बी का वैल्यू एडेड कैसे निकालना है कि फर्म बी ने कितना सेल किया, या वैल्यू ऑफ आउटपुट देना चाहिए, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा है। यदि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दे रखा तो फर्म बी का क्या लेंगे? सेल। चेक कीजिए कि सेल कितना किया है फर्म बी ने। 4th पॉइंट है 200, सेल बाय फर्म बी। और इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना चाहिए, ओपनिंग स्टॉक माइनस करना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक ऐड, ओपनिंग स्टॉक माइनस। पर किसका? बी का, ए का मत कर देना। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है कि बी ने कितना खरीदा है। चेक कीजिए, तो तीसरा पॉइंट जो है वो कहता है परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी।
कितना खरीदा गया है? 60। ठीक है, तो हम माइनस कर देंगे परचेजेस फ्रॉम ए। सेल कितना किया था बी ने? 200। क्लोजिंग स्टॉक कितना है बी का? 35। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 45 और ये 60। बताइए कितना आया? कितना? 130 लाख। ये आ गया आपका वैल्यू एडेड ए का भी और बी का भी। अब करेंगे हम इसका पार्ट बी। अब करना है हमें बी पार्ट। बी पार्ट क्या बोला इन्होंने? बी पार्ट बोला है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब पूरे इकोनॉमी का, पूरे देश का। तो पूरे देश में तो 2 ही फर्म बताता है सवाल कि फर्म के इकोनॉमी के अंदर सिर्फ 2 ही फर्म है, फर्म ए और फर्म बी। तो इसीलिए इन दोनों का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा, इन्हीं को जोड़ देंगे तो हम टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड आ जाएगा इकोनॉमी का। इसी चीज को इन्होंने ये भी लिखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, तो जनरली जो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं तो वो निकलता है आपका जीडीपी एट एमपी। जनरली मतलब सबसे पहले जो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड जोड़ दोगे ना तो वो जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा। मतलब कि वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए और वैल्यू एडेड ऑफ फर्म बी। तो फर्म ए की वैल्यू एडेड और फर्म बी की वैल्यू एडेड दोनों को जोड़ दिया जाए तो जीडीपी एट एमपी निकल के आएगा, जीडीपी एट एफसी निकल के नहीं आएगा। ठीक है, दोनों की ग्रॉस वैल्यू एडेड कितनी है? फर्म ए की है 55 लाख और इसकी है 130 लाख। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 185 लाख रुपए की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आया है। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। तो हमें सवाल ने सेम चीज पूछा, पर सेम चीज जो पूछा वो पूछा फैक्टर कॉस्ट पे, और हम जो निकाल बैठे हैं वो निकाले हैं जीडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस पे। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था चेंज करने वाला, वो फॉर्मूला यूज करेंगे और जो सवाल ने पूछा है उसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको। तो क्वेश्चन कहता है जीडीपी एट एफसी निकालिए और हम निकाल के बैठे हैं जीडीपी एट एमपी, क्योंकि वैल्यू एडेड यदि आप जोड़ देते हैं दोनों का तो जीडीपी एट एमपी निकलता है। इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी कितना है? 185। और सवाल में आपको दिख रहा होगा कि आखिरी लाइन जो है 9th, उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स भी है, वो है 30। तो आपके पास निकल के आया 155 लाख रुपए जीडीपी एट एफसी, जो ही सवाल ने पूछा था। तो मैंने आपको 2 सवाल करवाया, किसका? वैल्यू एडेड मेथड का, और वैल्यू एडेड मेथड के बारे में फॉर्मूला बताया गया, समझाया गया, उसका डेफिनेशन बताया गया, होता क्या है वैल्यू एडेड ये बताया गया। और इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वैल्यू एडेड के और करवाए जाएंगे, और अगले वीडियो में आपको नया मेथड इनकम मेथड पढ़ाया जाएगा, नेशनल इनकम का। ठीक है, तो नेशनल इनकम का इनकम मेथड क्या होता है, कैसे पढ़ना है, सवाल कैसे बनेंगे, मेथड्स में कैलकुलेशंस किस प्रकार से होगी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिर भी आपको कहीं से भी कोई सा भी डाउट किसी भी चैप्टर का, किसी भी बुक से मिले, या फिर कहीं से भी आपको क्वेश्चन जो वैल्यू एडेड मेथड का मिलता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर लिंक भी भेज सकते हैं, तो मैं वहाँ से निकाल के क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको बोर्ड पे करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, वीडियो जो है वो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।